स्वागत है आज की इस क्लास में साथियों। मैं सौरभ प्रीति आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ग्रामर की इस कॉमन क्लास को लेकर। एज वी नो दैट वी हैव बीन नाउ in full swing at full pace in our English courses, especially if you can see that I have also started taking many classes, and many students now are joining us for KVS, TGT, PGT, and especially for Uttarakhand LT lecture exams also. So today we are going to discuss a special grammar class on adjectives. Okay, so guys, adjective, a very important topic for all of us. Adjective is one of the parts of speech which is very important, the parts of speech, right? So let's start with this topic, adjective. Okay. So just going through the basics and then we will go through the important questions that are there. So guys, adjective we know is actually a word that adds something to the meaning of a noun, right? So we can say that there are different types of adjectives. Like if you look at this example, you will see Harish is a clever boy. The word clever here is an adjective, and it actually represents the quality of a noun. Okay, that's why adjectives are also called as qualifiers, because they qualify. What do they qualify? They qualify a noun or a pronoun. So it's a very important point for all of us to understand that adjectives qualify noun or a pronoun. The adjective of adjectives, जैसे कि मैंने बताया, they are called as the qualifying words. दे स्पेशली क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हम मेनली अगर देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, जो कि बेसिकली क्वालिटी को बताता है, किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता ही है, जैसे गुड, बैड, क्लेवर, पुअर। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स की अगर हम बात करें तो अगर हम दूसरा टाइप देखें, वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ सॉरी क्वांटिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वाला जो एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर ट्रिकी हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि, जैसे अगर हम इसमें, मैंने आप लोगों को एक कोड बताया था, बहुत ही फेमस कोड था वो, आप लोगों को पहले भी बताया है मैंने वो कोड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाता है सनम। ठीक है, SANAM। इसको हम उल्टा मानस भी पढ़ सकते हैं, किसी भी सेंस में पढ़ लें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखने के लिए एक्रोनिम है, वेयर S इज सम, A इज ऑल, N इज नन। ठीक है, A again is any, and then the last is much. Okay, some, all, none, any, much. ठीक है, ये जो अपने adjectives हैं, these adjectives actually can be used in both ways. That means they can be used in mainly you can say in countable along with countable nouns, as well as they can be used along with uncountable noun. ओके, तो इनका जो यूज है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं यहाँ पर, सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरे साथ, कि देयर इज डैश, यू कैन से वाटर। ठीक है, और फिर मैं कहता हूं देयर आर डैश पेन्स। ठीक है, तो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नाउन है, कौन सा सॉरी कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। अगर हम यहाँ पर देखें तो साथियों, वाटर आपको क्या है? अनकाउंटेबल नाउन क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप वाटर को गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप सम लगा सकते हैं, देयर इज सम वाटर। ठीक है, और पेन्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काउंटेबल में भी कौन सा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो पेन, पेन या पेन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल गिनने योग्य जिसको हम कह सकते हैं, which can be counted. So here you will use some again. So you can see here a classical example where some is used with both the countable as well as uncountable countable as well as uncountable nouns, right? So I hope it's clear for all.
क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से बहुत सारे आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटेटिव में इस तरीके से ऑल, नन, एनी और ईदर, नीदर में भी आप देखेंगे कुछ टिपिकल केसेस आते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। तो कहीं कहीं पर हमें उनके नाउन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू को देखना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें साथियों, एक और केस आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें, कुछ ऐसे होते हैं जैसे टिपिकल केसेस होते हैं, जैसे अब मैं आपको लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू द पीडीएफ। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इफ यू कैन सी हियर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हियर आर द काइंड्स। सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको मैं डिस्कस कर लूंगा, बट फिलहाल मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको जस्ट रन थ्रू करता हूँ। तो अगर हम देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में देखिए आपने यहाँ पर देख लिया होली, लार्ज, ऑनेस्ट, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ठीक है ना? अब जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज करते हैं तो इसमें एक रूल है, देखो क्या रूल है। ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में। ऑर्डिनल, इसका रूल क्या है, ओ सी, नोट कर लेना सारे बच्चे। ओ फॉर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, क्रम, और कार्डिनल मतलब संख्या, नंबर। ठीक है, ओ फॉर ऑर्डर एंड सी फॉर कार्डिनल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स नोट होंगे, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। इनका जो है क्रम बनता है। जैसे अगर आपको कहना है कि पहले आप ऑर्डर देखोगे, अगर आप देखो, आपने कार्डिनल का मतलब नोट कर लेना, न्यूमरल होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव जो संख्या को बताएं। ठीक है, तो पहले क्रम आएगा, ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, एंड देन कम्स द नंबर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, उसने फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े, क्या पढ़े, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़े, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है गाइस कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स में दिस इज द करेक्ट वन, और ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, पहले क्या आया है आपका, ऑर्डर आया है, और फिर क्या आया है आपका जो है, उसके बाद आपका नंबर आया है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, इस तरीके से होता है। और फिर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, आफ्टर और बिफोर में भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखो आप किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पहले यूज कर लिया, फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट, फिल्म पहले यूज कर लिया, और उसके बाद देखो कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव्स के बाद, नाउन के बाद भी जो है एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। देखो यहाँ पर ये केस नोट कर लेना, सेकंड वाला, कि नाउन इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स आल्सो। जैसे फिल्म, नाउन पहले आ गया फिर आया, तो जैसे हम इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे शी इज गुड, शी इज गुड लिखा आपने, ठीक है, तो शी को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, और गुड यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसने गुड गर्ल नहीं लिखा, गुड लिख दिया, तो गुड किसके लिए यूज हो रहा है, शी के लिए। तो एडजेक्टिव ही है गुड, मगर वो यूज कैसे हुआ है, एज अ, इन द प्रेडिकेट फॉर्म हुआ है, तो इज अ प्रेडिकेटिव यूज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो शी इज गुड, तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, देखो कुछ ये नोट कर लेना सारे बच्चे, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब में देखेंगे या फिर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अभी, हम टेलीग्राम लिंक्स के थ्रू भी अपने लेक्चर्स को डाल रहे हैं। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पर आप जुड़ेंगे तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह हमारी सारी शेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, कि पीडीएफ्स को भी नोट करना है, या वीडियो से आपको पॉज करके इन वर्ड्स को नोट करना है, स्लीप, अवेक, अफ्रेड। अगर आप ये वर्ड्स देखेंगे तो ये प्रेडिकेटिव यूज में ही यूज होंगे, मतलब इसके बाद आप कभी भी क्या लगाएंगे, नाउन नहीं लगाएंगे। अगर प्रेडिकेटिव यूज है मतलब आप नाउन नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही बात? जैसे आप ये नहीं लिखेंगे राम इज एन अलोन बॉय, आप क्या लिखेंगे, राम इज अलोन, उसके बाद बॉय नहीं आएगा। ही इज अशेम्ड, अशेम्ड बॉय नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे स्लीप, अवेक, अफ्रेड, अशेम्ड, अलाइक, अलोन, ये इनके बाद प्रेडिकेटिव यूज मतलब इनके बाद नाउन नहीं आता।
इनके बाद नाउन नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे बढ़े, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आ जाते हैं, जैसे ऑल, एनी, एनफ, हाफ, लिटिल, मच, नो, होल। तो ये इन एडजेक्टिव्स को अभी जो मैंने सनम और मानस दोनों का केस बताया था, वो केस आप देख लेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैनी अ का रूल। पूरी क्लास मेरे साथ रहेगी, मैनी अ का रूल देखेंगे। अगर खाली मैनी लगा है तो वो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे देर आर मैनी पेन्स, देर आर मैनी गर्ल्स, देर आर मैनी बॉयज। लेकिन अगर पूरी क्लास यहाँ पर अलर्ट होगी, मेरे साथ ध्यान से सुनेगी, अगर मैनी के बाद अ लगा हुआ है बच्चों, मैनी के बाद क्या लगा है, अ, तो ध्यान से देखना, मैनी के बाद अगर अ लगा है तो फिर रूल चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये मैनी प्लस अ प्लस आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर पोजेशन, अगर पोजेशन जरूरत है तो सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना मैनी अ के रूल को। मैनी अ अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, प्लूरल नहीं लेता, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, सारे बच्चे मेरे साथ, अगर मुझे कहना है कि कई लोगों ने या कई जो है सैनिकों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन आया मैनी अ, और यहाँ पर आपको दे दिया सोल्जर और सोल्जर्स। ठीक है, टाइप भी करते रहो, आंसर्स बताओ फटाफट क्या होगा। और यहाँ पर फिर क्या दे दिया आपको, हैज और हैव। ठीक है, और फिर क्या दे दिया यहाँ पर, लॉस्ट। फिर यहाँ पर क्या दे दिया आपको, हिज या देयर। ठीक है, और यहाँ पर लाइफ। तो सभी अगर हम ब्लैंक्स को देखें, तो जैसा कि रूल है कि मैनी आ के बाद सोल्जर लगेगा, अ लग गया, पोएटिक अटरेंस होता है। आप कहेंगे सर क्यों लगा इसको, पोएटिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो मैनी अ सोल्जर, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, और फिर लॉस्ट, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हिज लाइफ। मैनी अ सोल्जर हैज लॉस्ट हिज लाइफ। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मैनी अ में हर चीज सिंगुलर हो जाती है, और मैनी के बाद अ नहीं आएगा तो हर चीज क्या हो जाएगी, प्लूरल। अगर अ हटा दो तो सब चीज प्लूरल हो जाएगी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं गाइज। फ्यू और लिटिल का भी आपको पता है, अगर हम बात करें फ्यू और लिटिल की, तो देखेंगे सारे साथी, फ्यू और लिटिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्यू और लिटिल में फ्यू काउंटेबल नाउन होता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो फ्यू और लिटिल में अगर हम फ्यू की बात करें स्पेशली, तो फ्यू देखा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यू, इसमें ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अ फ्यू और द फ्यू का क्वेश्चन है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही पूछा जा रहा है, आपके एलटी लेक्चरर सब जगह पूछा जा रहा है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो सिंपल सा होता है इसमें कि फ्यू जो है आप कहते हैं नेग्लिजिबल के सेंस में, नगण्य के सेंस में, नेगेटिव के सेंस में। ठीक है, अ फ्यू आप कब यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पॉजिटिव के सेंस में कहते हैं, पॉजिटिव के सेंस में कहते हैं। और द फ्यू कितना है, द फ्यू जितना है उतना का पूरा, पूरा का पूरा यानी कि द होल, जितना है उतना पूरा का पूरा, उसको हम क्या कहेंगे गाइज, द फ्यू। क्लियर हो गया, तो यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर होल, जितना है उतना पूरा। ठीक है, चलो
अब पूरी क्लास के सामने एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, वोकैबुलरी भी चेक कर लेते हैं, ग्रामर की क्लास है। ही हैज ओनली, ओनली आ गया, डैश डैश लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन आया, यही तीन आ गए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया, दो ऑप्शन दे दिए, देखो कॉपर और कॉपर्स, क्या करोगे? अब कॉपर्स और कॉपर एकदम अलग किस्म के वर्ड दे दिए मैंने, और यहाँ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, क्या आंसर होगा भाई? दोनों में ब्लैंक से फटाफट भरो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग हमारे लेक्चर को यूट्यूब में देखेंगे वो पॉज करके बताएंगे, ठीक है। देखेंगे गाइस, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ही हैज, देखो ओनली जब भी आता है गाइस तो फ्यू का यूज करेंगे, नकारात्मक, नगण्य के सेंस में है, तो ही हैज ओनली फ्यू। और दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है, कॉपर कोई वर्ड ही नहीं होता है। आ गया मजा? मेरी गूगली में फंस गए, ट्रैप में फंस गए सबके सब। कॉपर्स यूज करेंगे, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन। सब लोग एक बार तारीफ कर दें कि गुरुजी क्या क्वेश्चन लेकर आए। कॉपर्स एक्चुअली कॉपर क्वाइंस को कहते हैं, एस जरूर लगाना था वहां पर। ये नाउन होता है, जैसे ट्राउजर्स, सॉक्स, एस वाले नाउन, कॉपर्स कॉपर क्वाइंस को कहा जाता है। शिलिंग्स भी कह सकते हैं, कॉपर्स भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मजा आ गया तो एक बार सब लोग कह दें कि गुरुजी आनंद आ गया, बहुत ही बढ़िया, हमारी शाम बन गई, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। तो क्या है ना, क्लास में एक माहौल सा बना रहता है, ठीक है। और क्लास में माहौल बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जब क्लास में एक एनर्जी एक गैल्विनेट होती है तो हम लोग एक अलग लेवल पे चलते हैं साथियों, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर क्लास में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की बात होती है, जो कि आपको क्या करती है, क्लास में एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो आपने कहा ही हैज ओनली फ्यू कॉपर्स लेफ्ट, एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जहां पर हम बीच बीच में क्लास में गैल्वेनाइज भी कर लें और एट द सेम टाइम मेनली हम पढ़ाई करें, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट विद द लर्नर्स बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी क्लास में एक एक्स्ट्रा किक आता है, एक स्पाइस आप प्रोड्यूस करते हैं क्लास में, एक जेलिंग करते हैं, जिसको जोड़ना कहते हैं क्लास में, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में एडजेक्टिव्स पर बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल का डाउट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं, आज मैं मेरा पर्पस क्या है आप लोगों को, कि बहुत ज्यादा नहीं बताना है, बट जितना बताना है उतना सॉलिड होना चाहिए और हमेशा भर के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर आप इसमें, जैसे यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए कि ही हैज स्पेंट डैश कॉपर्स दैट ही हैड, तो अब यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों को, सीधा सब नो ब्रेनर, कोई दिमाग लगाना नहीं है। उसने जितने भी सिक्के उसके पास थे वो खर्च कर दिए, तो जितने भी, यानी कि जितने भी थे, एक थे, दो थे, 10,000 थे, तो यहाँ पर आपने पूर्ण के सेंस में आया, ही स्पेंट द फ्यू कॉपर्स दैट ही हैड, सिंपल सा नो ब्रेनर, ठीक है। तो आई होप साथियों आपको क्लास में पेस पसंद आ रहा है, और इसी पेस को आगे ले जाते हुए फ्यू और लिटिल के बीच में आपको डिफरेंस भी क्लियर मैंने आपको किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये वाला क्वेश्चन भी देखना, देयर आर डैश कार्स नाउ देन अर्लियर,
अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया सम, फ्यू, फ्यूअर और लिटिल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन सम, फ्यू, फ्यूअर, लिटिल। और क्वेश्चन क्या है, देयर आर डैश कार्स नाउ देन अर्लियर। अब क्या भरेंगे आप इसमें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी there are, because we are comparing now and then, and the most important point was then। याद रखें कि जब भी then आएगा आपके एग्जाम्स में तो THAN वाला then, तो यहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री लगेगी बेटा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। then में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लग सकती। कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना है कि पूरा, कि अब पहले के जमाने या पहले के मुकाबले कम कारें हैं, ठीक है। तो जब कम कारें हैं तो सेकंड डिग्री लगेगी, तो इसमें सम तो फर्स्ट डिग्री है, लिटिल हो नहीं सकता क्योंकि कार काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। फ्यू फर्स्ट डिग्री है। सो द आंसर इज वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। बहुत लोगों ने गलत किया था इसका आंसर, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ना। देयर आर फ्यूअर, देयर आर फ्यूअर जो है जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल, और फ्यूअर कार्स देन नाउ देन अर्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? आप लोग जानते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने सम देखा और अपने माइंड का यूज नहीं किया, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आपको क्या है कि अपने एप्टीट्यूड को यूज करना पड़ता है। आपने कहा सम भी हो ही सकता था, सम हो सकता था, मगर देन आया है तो वहां पर सेकंड डिग्री लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो साथियों आज स्पेशल क्लास है ग्रामर की, और आप लोगों को मैं पहाड़ी स्टाइल में पीठिया इठिया लगाया है, बिल्कुल कुमाऊनी स्टाइल में। आज हम लोग कहीं गए थे तो वहां होके आए हैं। तो एक शेर मैं आप लोगों को अर्ज कर रहा हूँ, आप लोगों को शेर व शायरी से भी जोड़ने का मेरा उद्देश्य रहता है, क्योंकि हम लोग लिटरेचर के साथी भी हैं। तो साथियों एक उर्दू में एक इसमें वर्ड आया जज्बा इश्क। जज्बा मीन्स होता है जुनून, हौसला, और यहाँ पर जज्बा इश्क का मतलब है इश्क करने का हौसला या जुनून। तो आप कह सकते हैं कि ये इस शेर में यहाँ को इसको आप पढ़ाई से रिलेट कर लें या फिर अपने गोल से रिलेट कर लें, तो कहने का मतलब पैशन टू डू समथिंग, इसमें एक वर्ड यूज होगा जज्बा इश्क। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड आएगा कच्चे धागे। कच्चे धागे मतलब अगर हम पोइट्री में देखेंगे तो मतलब बहुत छोटी सी चीज से भी खुश हो जाता है, कौन, भगवान। और सरकार का मतलब क्या है, यहाँ पर ईश्वर है। तो ये 3 मुश्किल शब्द हैं, इसमें मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ। हम लोग की जबरदस्त क्लास में इस शेर का तड़का लगा रहा हूँ। इस शेर ने मुझे पिछले 1 हफ्ते से काफी प्रभावित किया है। 2 लाइनों का शेर है, तो अगर पूरी क्लास मेरे साथ सहमति दे मुझे, तो मैं शेर को फटाफट जोश और खरोश के साथ पेश करूं। अगर आप लोग मुझे एक बार इजाजत दे दें थोड़ी सी कि सर ठीक है, एक शेर आप हल्के से सरकाइए, बढ़िया सा एक शेर, हमें हम भी नोट करेंगे वाली बात है, तो मजा आ जाएगा। और फिर हम लोग क्लास में एडजेक्टिव्स के इन क्वेश्चंस के तड़के को और बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोगों की इजाजत मिल रही है साथियों, तो एक छोटा सा ये शेर है। और ये शेर मेरे महान जो गुरुजी हैं हार्टफुलनेस में, जिनको हम प्रेम पूर्वक बाबूजी कहते थे, श्री रामचंद्र फ्रॉम शाहजहांपुर, उन्होंने लिखा था या उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि गौर फरमाए कि जज्बा इश्क अगर सलामत है, जज्बा इश्क अगर सलामत है, तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार मेरे, है ना। तो 2 लाइनों का ये शेर है, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि जज्बा इश्क अगर सलामत है, तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार मेरे, है कि नहीं। तो इफ यू हैव द पैशन, इफ योर लव इज जेन्युइन, तो
कच्चे धागे में, मतलब बहुत ही छोटी सी चीज से भी भगवान खुश हो जाता है। तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार मेरे। तो खूबसूरत सी लाइन है, 2 लाइंस, ठीक है, जो हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में जेन्युइन पैशन रखना चाहिए। तो कच्चे धागे में भी सरकार बंधे हुए आ जाते हैं, बट वो आपका जो जज्बा इश्क है वो सलामत होना चाहिए, वो आपके अंदर वो रियल पैशन फायर होनी चाहिए, जिसको आप शब्दों में नहीं बता सकते, शेरो शायरी में कह सकते हैं, मगर वो अंदर से अनएंडिंग फायर, वो एंथुजियाज्म ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। तो क्या आप देखेंगे कि कच्चे धागे में भी बंधे आएंगे सरकार मेरे। तो ये जो है ऐसी कुछ लाइंस हैं जो मुझे बड़ा प्रभावित करती हैं साथियों। तो एक और शेर आप लोगों के लिए है कि दौलते वक्त को यूं हाथ से न अपने गवा, दौलते वक्त को यूं हाथ से न अपने गवा, वक्त की मौज मुवाफक है इरादा तो बना। मुवाफक मतलब आपके फेवरेबल है, वक्त की मौज मुवाफक है इरादा तो बना। तो कहने का मतलब कि आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को कैप्चर करके चलिए, बहुत कुछ गेन करते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, खूबसूरत सी क्लास है हमारे क्लास में। अब हम नेक्स्ट आपको थियरी से उठाते हुए एक तड़का देते हुए जा रहा हूँ क्लास में क्वेश्चंस का एक कंबाइंड पैकेज। पहले थियरी किया, थोड़ा सा पोइट्री, और अब एमसीक्यूज हैं एडजेक्टिव्स में। नॉलेज जंक्शन एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। लेट अस सी कि हम इनको कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग इन लास्ट के कुछ सेशंस में अपने आप को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव रखिएगा, और देखते हैं कि हम लोग इसके आंसर्स को कितना कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम देखें साथियों की जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि संतोष इज डैश देन प्रूडेंट, राइट। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रेवर देन प्रूडेंट, मोर ब्रेवर, मोर ब्रेव, ब्रेवर एनफ। तो ऑब्वियसली सभी को लग रहा है ब्रेवर। तो यहीं पर तो आप लोग चकमा खा गए मेरे प्यारे साथियों। जब भी हम दो क्वालिटीज के बीच में कंपेयर करते हैं और यहाँ पर कोई ई आर क्वालिटी नहीं है, ई आर वर्ड नहीं है, प्रूडेंटर थोड़ी है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट डिग्री नहीं लगाएंगे। मुझे पता था, इसीलिए क्वेश्चन सबसे पहले डाला है। ये झांसा था मेरा जिसमें आप फंस चुके हैं, ठीक है। याद रखिए कि जब भी आप ई आर की डिग्री कंपेयर करते हैं तो जब देन लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपका ई आर की डिग्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ई आर नहीं है तो आप यहाँ पर भी ई आर ना लगाएं। तो अब ऐसे में क्या करें, तो अब ऐसे में क्या करें भाई, ऐसे में अब आपने क्या करना है, सिंपल सा करना है इसमें कि यहाँ पर बाहर से मोर लगा दो और दोनों में फर्स्ट डिग्री रख दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार ठोको ताली अगर मजा आ रहा है तो। 5 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, कुछ भी रख लो आप इसको। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप मोर बाहर से लगा देते हैं फिर अंदर फर्स्ट डिग्री लिख देते हैं। तो आंख बंद करके देन लगाते ही आपने आंख बंद करके ई आर ना लगाएं। वहां पर आप क्या देखें, सॉरी ब्रेवर नहीं होगा ये, ब्रेव होगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट है, इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। क्यों मैंने बताया, इसके 2 रीजन है, नोट करो कॉपी में। क्या क्या रीजन है बेटा, जब एक ही व्यक्ति की, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, जब एक ही व्यक्ति, ये संतोष एक ही आदमी है, संतोष की किसी दूसरे आदमी से कंपैरिजन कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे। संतोष की ही 2 क्वालिटीज का कंपेयर कर रहे हो, क्या, उसकी बहादुरी यानी उसकी ब्रेवरी और उसकी प्रूडेंसी। तो जब आप उसकी 2 क्वालिटीज के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर आप बाहर से मोर लगाते हो और अंदर फर्स्ट डिग्री लगाते हो। इज इट क्लियर गाइज। जब आप किसी एक व्यक्ति की 2 क्वालिटीज का कंपेयर करते हो तो आप वहां पर सेकंड डिग्री नहीं लगाते, नोट कर लो कॉपी में। आप बाहर से मोर लगा देते हो और फिर अंदर फर्स्ट डिग्री लगाते हो। ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूल को। समझ में आ रही है बात, अब तो क्लियर है। अरे हाँ कि ना, एक बार बता दो सब लोग, सब लोग को क्लियर है। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था तो इसकी एप्लीकेशन भी देखनी पड़ेगी हमें। तो अगर हम इसमें देखें कि सारे बच्चे मेरे साथ रहना,
ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूँ, हिंदी में लिख ले रहा हूँ कि संतोष लंबा होने के मुकाबले तगड़ा ज्यादा है मेरी तरह, संतोष लंबा होने के मुकाबले तगड़ा ज्यादा है, इसकी इंग्लिश बनाओ, फटाफट ट्रांसलेट करो सब लोग। संतोष लंबा होने के मुकाबले तगड़ा ज्यादा है। संतोष की दो क्वालिटीज याद आ रहा है, हमने पहले भी किया है इस तरह का क्वेश्चन, जो लोग पहले एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं मेरे से। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इजी है। आप कैसे बनाएंगे, संतोष इज स्ट्रॉन्गर नहीं करना है अब, यहाँ पर मैंने बताया ना, दोनों की एक ही क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं आप, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज कर रहे हैं, तो बाहर से मोर लगा दीजिए और फर्स्ट डिग्री अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, संतोष इज मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल की टॉलर। जब भी बाहर से मोर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री कहेंगे, फर्स्ट डिग्री। और फर्स्ट डिग्री का कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट डिग्री से होगा, सेकंड से नहीं होगा। तो यहाँ पर टॉल करोगे कि टॉलर, टॉल, संतोष इज मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल, और ये फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट डिग्री से कंपैरिजन। आ गया मजा क्वेश्चन में, एक बार सब लोग कह दो। अरे भाई याद भी रखोगे इस क्वेश्चन को, तब तो बात आएगी, इतनी ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं। ठीक है, जज्बा इश्क अगर सलामत है तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार मेरे। आज की बात यही है भाई, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लास में एक फ्लो बन रहा है, मजा आ रहा है सबको? आइए फिर इस आनंद के सागर में एक डुबकी और लगा दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में देख डालते हैं, आई आस्क्ड फॉर डैश बट ही डिड नॉट हैव डैश। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, एक से एक नमूने हैं, स्पीसीज हैं, इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं, हिंदी में नमूना। ठीक है, तो आई आस्क्ड फॉर डैश बट ही डिड नॉट हैव डैश, तो इसमें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। जब भी हम पॉजिटिव सेंस में कहते हैं तो सम यूज होता है, क्या यूज होता है, सम। ठीक है, और जब हम नेगेटिव में कहते हैं तो एनी, तो इसका आंसर है सी। मैंने कुछ केलों के लिए कहा था मगर मुझे कुछ भी नहीं मिले, या उसके पास कुछ भी नहीं थे, तो इसमें यहाँ पर एनी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग लगभग लगभग सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए दूसरा तो हो गया, तीसरे में आते हैं। शी ऑर्डर्ड सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। देखो अब इसमें क्या है, जब हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइस, तो देखना यहाँ पर सर्टेन गर्ल जो है ना, ये क्या है आपका, ध्यान देना सारे बच्चे। जब हम एक स्पेसिफिक गर्ल की बात करते हैं, उसने किसी एक निश्चित लड़की को कहा कि वो मैनेजर्स ऑफिस में एंट्री करे, तो हम वहां पर सर्टेन से पहले असर्टेन लगाते हैं, दैट्स द डिफरेंस। ही आस्क्ड अ सर्टेन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द, तो स्पेसिफिक सेंस में बोल रहा है वो। ठीक है, जब स्पेसिफिक सेंस में बोलते हैं तो असर्टेन होता है, खाली सर्टेन नहीं होता। और सर्टेन हमेशा प्लूरल के सेंस में भी लेता है, जब भी सर्टेन होता है तो वो जनरली अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। जैसे हम कहते हैं देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ मानक हैं, क्राइटेरिया प्लूरल हो जाता है ना। तो याद रखना, जब खाली सर्टेन आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लेगा, असर्टेन स्पेसिफिक होगा, और इसके साथ हमेशा नाउन कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। असर्टेन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। क्लियर हो गया सबको? इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं साथियों, बहुत अच्छा पेस बना हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख डालते हैं। 4 में, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जल्दी से बता डालिए, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन। बहुत कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग, ये सब नोट कर लेना। यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, मैचलेस, ये वर्ड्स नोट कर लेना। तो ये जब भी वर्ड्स आएंगे तो ये अपने आप में कोई डिग्री नहीं लेते अपने साथ, ये अपने आप में ही मैचलेस होते हैं, अपने आप में इनके साथ कोई डिग्री नहीं लगती, इसलिए इस पार्ट में एरर है। तो एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द यूनिक, या इज यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो मोस्ट को हटा देंगे हम और खाली यूनिक लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड होते हैं मैंने बताया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग,
इस तरीके के वर्ड होते हैं। परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जब भी आएगा तो कभी ये नहीं बोलोगे कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट, ही इज परफेक्ट आप लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट, इस तरीके के ऐसे वर्ड्स होते हैं। मैचलेस, क्लासलेस, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, अतुलनीय जिसको हम कहते हैं, इनक्रेडिबल, तो ऐसे वर्ड्स में आप क्या यूज करेंगे, कोई एडजेक्टिव उनसे पहले नहीं लेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ गाइस। तो क्वेश्चन 5 में हम देख रहे हैं कि द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच is that it is significantly little invasive for the patients than all the old approaches. बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ वाले में ना। फिफ्थ वाले में क्या होगा एरर में, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच दैट इट इज सिग्निफिकेंटली लिटिल इन्वेसिव फॉर द पेशेंट्स देन ऑल द ओल्ड अप्रोच। देखते हैं कौन कर रहा है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, फटाफट करके बताओ। क्वेश्चन है, सीधी सी बात है गाइस कि यहाँ पर क्या हुआ है ना आपके साथ, इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर देन दिया हुआ है। तो देन मतलब कि आपको पता है कि देन जब भी आएगा, हमने बताया था कि सेकंड डिग्री लगेगी कुछ कुछ केसेस में छोड़कर, जहां पर अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज हैं तो वहां पर मोर बाहर से लगा दो, हालांकि मोर को भी सेकंड डिग्री कहूंगा मैं, उसके साथ फिर अंदर भले ही पॉजिटिव डिग्री लगा दो आप, बट जनरली 95% केसेस में सेकंड डिग्री लगेगी। अब यहाँ पर इसने यूज किया लिटिल, तो लिटिल इज इनकरेक्ट हेयर। अब देखो सारे बच्चे ध्यान रखना, लिटिल, लेस और लीस्ट, ये इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। क्या होती हैं? लिटिल, लेस और लीस्ट, ठीक है। तो उस लिहाज से यहाँ पर सेकंड डिग्री आपकी लगनी चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री, एंड दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी सेकंड पार्ट में एरर है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेस को यहाँ पर यूज करेंगे। और ये भी नोट कर लेंगे कि लिटिल, लेस और लीस्ट, जैसे मच, मोर और मोस्ट, मच, मोर और मोस्ट, ऐसे होता है ना, जिनके जिनके ईआर डिग्री नहीं बनते, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं बनता, तो उनकी में क्या लगा देते हैं आप, सेकंड में मोर और थर्ड में मोस्ट, तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, इस तरीके से बनता है। और जब भी आप कंपैरिजंस करते हैं एडजेक्टिव का, तो ये भी याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सारे बच्चे क्या याद रखेंगे यहाँ पर, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपैरिजन में हमेशा याद रखना कि जैसे अगर आप कह रहे हैं शी इज मोर ब्यूटीफुल, जनरली क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर क्या कर देते हैं, बेसिक एरर है यहाँ पर, देन, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया और आपसे कहा कि सर आई करेंगे कि मी, तो स्पोकन इंग्लिश में 95% बच्चे जिनको रूल नहीं पता है वो क्या कर देंगे, यहाँ पर मी कर देंगे, जो कि आंसर एकदम गलत है। क्यों? अब आपको इसके लिए प्रोनाउन पता होने चाहिए। प्रोनाउन में क्या होता है कि शी का केस क्या है, केस मतलब प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में कैसे हुआ है। जैसे शी क्या है, हम इसको कहते हैं सर नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, मतलब कि एज अ सब्जेक्ट या एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है शी। तो शी का कंपैरिजन आप मी से नहीं कर सकते, क्योंकि मी क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ आई है। अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते, सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपने सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन क्या होगा, आई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी कॉपी में हमेशा याद रख लेना कि जब भी कंपैरिजन होगा, नोट करो इसको ऐसे, तो कंपैरिजन हमेशा किसके बीच में होगा, बिटवीन टू सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के दोनों समान केसेस के बीच में ही होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से नहीं करोगे। कंपैरिजन बिटवीन टू सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन। अरे भाई क्लास में मजा आ रहा है? कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? कंपैरिजन बिटवीन टू सेम केसेस ऑफ प्रोनाउन ही होगा हमेशा, ठीक है। तो अब अगर इस बात को समझ गए हो तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले तो इसको हाईलाइट कर दिया हमने, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, येलो रंग से आपके लिए बढ़िया सा बन गया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें जब भी कंपैरिजन करेंगे, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है
कंपैरिजन जब भी आप करेंगे, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि हम उनके ही बराबर अच्छे हैं, हम उनके ही बराबर अच्छे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कह दिया वी आर डैश 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 डैश, 4 डैश हो गए। तो जब भी हम फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि सर सेकंड डिग्री यूज करें कि फर्स्ट। हम उनके ही बराबर अच्छे हैं, हिंदी में मैंने बोला। तो यहाँ पर जब भी याद रखना एज का प्रयोग होगा तो हमेशा कौन सी डिग्री लगेगी बेटा, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री। एज का प्रयोग हो या नॉट एज का प्रयोग हो, जैसे देन के साथ हमेशा सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर तुम इसके आंसर में क्या लिखोगे, वी आर एज, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री देना पड़ेगा गुड, बेटर मत लगा देना, बेस्ट मत लगा देना, वी आर एज गुड एज। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 ऑप्शन दे दिए तुम्हें, दे देम, चलो 3 दे दिए, दे देम और देयर्स, क्या लगाओगे, दे देम और देयर्स। हम उनके ही बराबर अच्छे हैं। अब जिसने प्रोनाउन थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको पता है कि सर जो देम है ना, वो तो क्या है, दे का ऑब्जेक्ट है सर, और देयर तो ये सर पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सर सब्जेक्ट से करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, वी आर एज गुड एज दे, हम उनके ही बराबर अच्छे हैं। और पूरी क्लास ने नोट कर लिया एज पीडी एज, यानी जब भी एज आएगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगेगा एज के बीच में। इसको आप नॉट सो के साथ भी यूज कर सकते हैं, नॉट सो पीडी एज, पॉजिटिव डिग्री एज। नॉट सो, नॉट सो में भी वही बात हो जाती है, लेकिन पीडी का मतलब अपनी कॉपी में लिख लेना पॉजिटिव डिग्री। और जब भी देन लगेगा तो देन अपने साथ क्या लगेगा, यहाँ पर सीडी लेगा, कंपैरेटिव डिग्री लेगा, और फिर देन आपका लगेगा। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं, वहां पर द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो उससे पहले द लग जाता है। तो ये आपके मोटा मोटा अगर हम कहें कि सर इसको हाईलाइट कर दीजिए, तो हम इसको ऐसे येलो कलर से हाईलाइट कर लेंगे, दिस इज रूल 1, दिस इज रूल 2। अगर मुझे रूल 3 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, द प्लस एसडी, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सो ये आपका रूल 3 हो गया। तो जो 3 येलो हाईलाइटेड हैं, ये आपके 3 रूल निकल कर आ गए, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा पूरा। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जरूरी है कि आप लोग जो है रूल्स को, एडजेक्टिव्स के रूल्स को एकदम अच्छे से पकड़ लें, ताकि आपका क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए फटाफट 2-4 क्वेश्चन पे हाथ फेर लें, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं फिलहाल। तो हमने आज अपने थियोरी करी, पोइट्री का एंटरटेनमेंट किया, साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस ऑफ रूल एडजेक्टिव्स के देखे। अब हम बचे हुए 4-5 क्वेश्चन को करते हैं, जिससे कि क्लास एक परफेक्ट वे में एक सिमिट्री लेते हुए लगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कर लिए थे, ताबड़तोड़ तरीके से 5 और कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ताकि आप हमारे नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल तैयार रहें और हम इनके क्वेश्चंस पर फिर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी was the first politician of his time। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखते हैं कौन पकड़ पा रहा है, क्वेश्चन की ट्रेजेक्ट्री को पकड़ना है। ठीक है, तो बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। जी, देखिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर जो है ना, थर्ड पार्ट में ही होगा। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट की जगह क्या यूज करेंगे, फॉरमोस्ट। कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट और फॉरमोस्ट में डिफरेंस क्या है? बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है बेटा। फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों ही ऑर्डर को बताते हैं, दोनों ही ऑर्डर को बताते हैं।
ध्यान से सुनना अब मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट तो पहला है, लेकिन वो फिर दोबारा से हो सकता है। लेकिन फॉरमोस्ट मतलब पहला, और फिर जो दोबारा ना हो पाए या ना हो, उसको फॉरमोस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट तो पहला, फॉरमोस्ट भी पहला, फॉरमोस्ट का एक मतलब भी पहला, मगर फर्स्ट एंड द, you can say unique, in the unique way it is the first, that means first and, इसको ऐसे लिख लो, first and which cannot be repeated, जिसको रिपीट न किया सके। जैसे जॉन एफ कैनेडी एक बार बन गए तो अब अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई दोबारा पहले में जॉन एफ कैनेडी के अलावा नहीं बन सकता, ठीक है, या श्रेष्ठ नहीं बन सकता। फर्स्ट एंड विच कैन नॉट बी रिपीटेड। अरे डिफरेंस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फॉरमोस्ट हम यूज करते हैं कहां पर? जहां पर उसको फिर कोई रिपीट ना कर सके। इररिप्लेसेबल आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया शब्द है इररिप्लेसेबल, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। तो वहां पर हम फॉरमोस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो बढ़िया था ये, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो सेवेंथ वाले में कुछ नहीं है। सेवेंथ वाले में नो लेस देन में, यहाँ पर देखना, ये जो नो और नॉट के बीच का डिफरेंस क्लियर कर लो सब लोग, ठीक है। तो जो है नॉट जो है ना, ये एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। एक्चुअली इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, यहाँ पर, क्योंकि लेस जो है एडजेक्टिव है। लेस क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो नॉट जो है अपने आप में एडवर्ब है, इसीलिए नॉट लेस देन 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग हो जाएगा। क्या होगा? नो की जगह क्या हो जाएगा? नॉट लेस देन। डिफरेंस क्लियर हो गया? नॉट अपने आप में एडवर्ब होता है, और नो क्या बोला मैंने? नो एडजेक्टिव होता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। ही गेव मी नो आंसर्स, नो एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है बेटा? एडजेक्टिव को। इसीलिए ये लेस से पहले, लेस एडजेक्टिव खुद है तो दो एडजेक्टिव साथ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये लेस को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। और एडवर्ब हमेशा याद रखना तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किन तीन चीजों को क्वालिफाई करता है? सारे बच्चे मेरे साथ। एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है, ध्यान देंगे पूरी क्लास। और क्या है वो तीन चीजें, देख लेते हैं भाई फटाफट। एक तो किसी एडजेक्टिव को, एक किसी दूसरे एडवर्ब को, और एक आप सबको पता है वर्ब को। तो ये एडवर्ब के साथ एक खास बात है, इसलिए याद रखना मच मोर मोस्ट कई बार एडवर्ब हो जाते हैं और कई बार एडजेक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो एडवर्ब कैन क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। इसको नोट कर लिया आपने। आइए फिर से फटाक से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे 10 क्वेश्चंस का टारगेट है, प्लस खूब सारी थियरी करी हमने आज। Everyone was surprised to note that Ram married a girl who was more beautiful and more tall than he. 8th क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई कर रहा है। अभी अभी मैंने इसकी एप्लीकेशन भी बताई थी। एग्जैक्ट एरर को कौन निकाल पा रहा है? यहीं पर आपकी ग्रामर परखी जाएगी। आपको रूल सारे पता है, मगर आप एग्जैक्ट, आप देखो कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि पार्ट में निकाल दे रहे हैं, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, मगर वो एरर को भी निकाल के छांट के अलग कर दें तब बात मानी जाएगी ना। हम्म। थर्ड में बहुत बढ़िया, देखो थर्ड पार्ट में एरर है जब राम मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर ब्यूटीफुल। देखो अब यहाँ पर मोर तो हमें लगाना ही है, भले ही राम राम का कंपैरिजन है उस गर्ल के साथ एक से नहीं है, बट ब्यूटीफुल की क्योंकि सेकंड डिग्री नहीं होती तो मोर तो लगाना ही पड़ेगा। अब जब मोर यहाँ लगा दिया तो फिर यहाँ क्यों लगाने की जरूरत है भाई?
एक बार मोर लगा दिया तो ब्यूटीफुल भी है और टॉल भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला मोर कट जाएगा बस। तो क्या हो जाएगा, राम मैरिड अ गर्ल हु वाज मोर ब्यूटीफुल एंड टॉल देन ही एकदम ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल एंड टॉल हो जाएगा, ही रहेगा लास्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर हट जाएगा बस। चलिए 9th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ आप एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल वर्ड यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, ट्रेडिशनल एडवर्ब है, सॉरी, ट्रेडिशनल एक एडवर्ब यूज करेंगे आप। और ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। पूरे फ्रेज अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में हो तो आप यहाँ पर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहेंगे, ट्रेडिशनली नहीं कहेंगे। ट्रेडिशनली अगर आपको वैसे यूज करना है तो आप एंड में यूज कर सकते हैं, जैसे he has played this shot traditionally well, या he has been playing this shot traditionally well, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रेडिशनली होगा। और लास्ट बुक क्वेश्चन में आते हैं, द लीडिंग बैंक्स ऑफ मेनी स्टेट्स हैव बीन लिस्टेड फॉर द नेग्लिजेंट प्रेजेंट इन दिस फिस्कल क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर भी एक ध्यान देना, नेग्लिजेंट जो रहता है वो नाउन हो जाता है, नहीं नेग्लिजेंट एडजेक्टिव हो जाता है, और यहाँ पर नेग्लिजेंस कहना चाह रहे हैं वो। नेग्लिजेंस मतलब आपको पता है कि लापरवाही। तो नेग्लिजेंस यहाँ पर जब भी ENCE यूज होता है तो एज अ नाउन यूज होता है। तो यहाँ पर हम लापरवाही की बात कर रहे हैं, नेग्लिजेंट लापरवाह होता है, हिंदी देख लेना, चाहो तो लिख लो। आप वहां पर लापरवाह व्यक्ति या लापरवाह नहीं कह रहे हो, आप वहां पर लापरवाही कहना चाह रहे हो। लापरवाही के लिए नेग्लिजेंस यूज करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस प्रेजेंट इन दिस फिस्कल क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है।